हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। यह वाक्य है गुलामगिरी की भूमिका का, उसी गुलामगिरी का जिस भूमिका की शुरुआत फूले ने होमर के इस वाक्य से की कि द डे दैट रिड्यूस अ मैन टू स्लेवरी टेक्स फ्रॉम हिम द हाफ ऑफ हिज वर्च्यू, जिसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा होगा कि वह एक दिन जो एक आदमी को कम करके गुलाम बना देता है, वह उसके गुणों का आधा हिस्सा छीन लेता है। अमेरिका और अफ्रीका के गुलामों का संघर्ष उन्हें याद करते हुए गुलामगिरी लिखने वाले फूले ने अपनी यह पूरी किताब किन्हें समर्पित की, यह दिलचस्प है जानना। डेडिकेटेड टू द गुड पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। गुड पीपल्स कौन है? वो अच्छे लोग जिनको संबोधित करते हुए फूले अपनी किताब गुलामगिरी समर्पित कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के उन महान लोगों के सम्मान में जिन्होंने नीग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के उदारता, निष्पक्ष और आत्मत्याग का परिचय दिया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे देशवासी उनके इस सराहनीय कार्य का अनुकरण करके अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणी जाल से मुक्त कराने में अपना सहयोग करें। इस कोटेशन के साथ यह किताब अमेरिकी संघर्ष करने वाले उन अच्छे लोगों को समर्पित करते हैं फूले। और फूले इस किताब को क्यों लिखते हैं? उनका मकसद ये था कि हर मनुष्य को आज़ादी होनी चाहिए, मन के भावों की और विचारों की आज़ादी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वह गुलाम दिशा की तरफ मुखातिब है। आज के दौर में अगर फूले होते तो वो उस गुलामगिरी के अध्यायों में क्या क्या लिख रहे होते। आज के दौर में अगर फूले होते तो ये चिन्हित करते कि आज की गुलामी कैसी है, उस दौर की गुलामी और इस दौर की गुलामी में क्या समानता है और क्या अंतर है। क्या गुलामों की गुलामियाँ दूर हुई? क्या गुलामों को गुलामी का एहसास हुआ? इन सारे सवालों के जवाब के साथ आज की पाठशाला में हम बात करेंगे गुलामगिरी पर। अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष्मण यादव का और किताबों की पाठशाला के जरिए सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गुलामगिरी 1873 के आसपास का वह दौर जब मध्य भारत में पश्चिमी इलाके में क्रांति का बिगुल बज रहा था। वह क्रांति जो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में पारिवारिक समाज सुधार नहीं थी, पारिवारिक सुधार से आगे बढ़ करके असल मायनों में जो भारतीय पुनर्जागरण का समाज सुधार था, उसकी अगुवाई करने वाले शख्स थे ज्योतिबा फूले। बुद्ध और कबीर के बाद ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मान करके अपनी महत्वपूर्ण किताब शूद्र कौन थे उसे समर्पित किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उस पूरे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक हर व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए, आज की पाठशाला में मैं यह बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस किताब को ज्योतिबा फूले ने 12 आने सामान्य लोगों के लिए मूल्य के रूप में रखा और शूद्र अतिशूद्र गरीबों के लिए 6 आने रखा। आज के बौद्धिकों को इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि हमारी बौद्धिक काम, हमारी किताबें, हमारी बातें जिनके लिए हैं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। फूले ने वह काम किया और इस किताब का मूल्य उनके लिए आधा रखा। और अमेरिका के गुलाम निग्रो जो थे उन्हें समर्पित किया, जिन्होंने विद्रोह करके अपनी लड़ाई लड़ी और बराबरी का एहसास दिलाया। इस पूरी किताब की भूमिका में ज्योतिबा फूले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि यह किताब उन्होंने क्यों लिखी। जब से देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई
तब से लगातार शूद्र अतिशूद्र समाज के लोग जुल्म और शोषण के शिकार होते रहे। ये लोग हर तरह से यातनाएं झेल रहे हैं। इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे ये लोग अपने को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है और उस विचार के लिए पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में कई अध्याय हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं जब इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो मैं इसे 2 खंडों में बांटकर देखता हूं। पहला खंड वो है जिसमें भारत के परंपरागत मिथकीय चरित्र जितने रहे हैं उन पर संवाद किया गया है। और वह संवाद किससे है? घोंडिबा से। कौन थे घोंडिबा जिनसे यह संवाद की शक्ल में किताब लिखी गई? वही थे जिन्हें ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले की हत्या करने के लिए भेजा था। और जब वो हत्या करने के लिए पहुंचते हैं और ज्योतिबा फूले जाग जाते हैं, देख लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा इसका मतलब तुम गरीब हो इसलिए हत्या करने आए हो, तो मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। और ऐसे बदलाव आता है उस शख्स में और घोंडिबा ज्योतिबा फूले के सबसे प्रमुख सहयोगी बनते हैं, शिष्य बनते हैं, जिनसे संवाद की शैली में पूरी गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। घोंडिबा के सवाल हैं और ज्योतिबा फूले के जवाब हैं। तो पहला हिस्सा जो पूरी किताब का है, इसमें जैसे मिथकीय चरित्रों पर बात की गई है। और उन चरित्रों पर क्यों बात की गई है पता है? यह बात जानना आपके लिए जरूरी है ताकि मैं यह बात जब कहूं कि अपने घर से रामचरितमानस, गीता, कुरान को बाहर करिए और सभी बहुजन गुलामगिरी को अपने घर में रखकर पढ़ना शुरू करें, इस बात को समझने के लिए किताब का पहला हिस्सा आपके बीच में आएगा जहां धार्मिक मिथकों पर बात होगी। और किताब का आखिरी वाला हिस्सा वह हिस्सा है जहां शिक्षा पर बात की गई है, शिक्षा और रोजगार पर बात की गई है। इस लिहाज से यह किताब अपने दौर की सबसे अहम किताब है और राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबसे अगुवाई करने वाले कुछ विचारों में से एक विचार गुलामगिरी में समाहित है। पहला अनुच्छेद ब्रह्मा पर है और ब्रह्मा के लिए जो बातें मैं कह रहा हूं, आज के दौर में इस बात को कहने पर कितने मुकदमे और जेल हो सकती है, लेकिन इस बात का पूरा तस्दीक है कि भारत सरकार ने गुलामगिरी को प्रकाशित किया। और घोंडिबा जब पूछते हैं कि जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, तो जब मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो गर्भधारण कहां हुआ? जब ब्राह्मण पैदा हो गए तो स्तनपान कैसे किया? ब्राह्मण पैदा हो गए तो ये इन सारे लोगों को मासिक धर्म मुख से कैसे? इतने कठिन सवाल गुलामगिरी में। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा की बात आती है। इन्होंने कहा कि ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों ने अपनी सेवा कराने के लिए शूद्रों को पैर से पैदा हुआ बताया है। और आज 2021 के युवाओं को यह बात समझने की जरूरत है कि आज अगर फूले होते तो गुलामगिरी को इस शक्ल में ना लिख रहे होते, लेकिन उस समय इसलिए लिखा क्योंकि उस समय धर्म का प्रकोप ज्यादा था। मैं तो आज भी कहता हूं कि धर्म का प्रकोप कोई कम नहीं हुआ है। ज्योतिबा फूले घोंडिबा के सवाल का जवाब देते हैं कि मनु ने उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया वो तर्कहीन है, निराधार है, फिर यह सभी मनुष्यों पर क्यों नहीं लागू होता? इसका जवाब देते हुए ज्योतिराव कहते हैं कि अगर सबको मुख से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ बताया गया है, पैरों से पैदा हुआ, तो अंग्रेज कहां से पैदा हुए थे? यह सवाल आपको पहले परिच्छेद में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है और यह एकदम तथ्यहीन और निराधार है। वर्ण व्यवस्था को तथ्यहीन और निराधार बता रहे, इसलिए गुलामगिरी को घर घर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद वो ब्रह्मा की बात इसी प्रथम अनुच्छेद में जब घोंडिबा पूछते हैं कि ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे क्या, कि जब वो स्तनपान करा रही थी ब्रह्मा को उनकी मां, तो 3-4 मुंह में से कौन से मुंह से वो स्तनपान करते थे? इतना कठिन सवाल ये आज के दौर में पूछ दिया जाए तो लिंचिंग हो जाए। घोंडिबा को जवाब देते हुए ज्योतिराव लिख रहे थे। और पता है ये बात क्यों लिख रहे थे? क्योंकि सत्य शोधक समाज के जरिए वो एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे थे, जिसका विरोध ब्राह्मण कर रहे थे। उन्हें घर से निकलवाया, उनकी पत्नी उनके ऊपर हत्या से लेकर के मैला फेंकने तक का काम किया। और जब वो अपने लोगों के बीच जाते थे तो उन्होंने पाया कि उनके लोग धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, गुलाम हैं।
उनकी गुलामी को दूर करने के लिए उन्होंने सवाल पूछे, तार्किक सवाल पूछे। और उन्होंने कहा कि आपकी क्या राय है, ब्रह्मा ने सरस्वती जो कि उनकी पत्नी थी, उसके बाद भी कैसे उनका बलात्कार करते हैं। ज्योतिराव कहते हैं, गाली देते हुए, मैं गाली का उच्चारण यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गुलामगिरी का पहला अनुच्छेद पढ़िए, उसमें लिखा कि उसे, यह चरित्रहीन शब्द मैं उसकी जगह प्रयोग कर रहा हूं, किया जाए तो उसने क्या, सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसको अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला कहना चाहिए। इसी बुरे कर्म के कारण उसकी कोई पूजा नहीं करता। गुलामगिरी का ये तेवर 1873 का वो समय रहा जब भारत में समाज सुधार आंदोलन के नाम पर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज चल रहा था। उस समय ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज चला रहे थे। लेकिन भारतीय पुनर्जागरण के लिए इतिहास लिखने वालों ने इस कठिन सवालों को छोड़ दिया और इस तरह से दूसरे परिच्छेद में जाएंगे जहां मत्स्य और शंखासुर की बात है। उन्होंने कहा कि मछली और मनुष्य के पैदा होने में अंतर है। आप कैसे उसको, मनुष्य को मछली से पैदा होना बता रहे हैं, तमाम तरह की चीजों को बता रहे हैं कि उनका जीवन प्रक्रिया में तमाम अंतर है। कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही पुराणों में इस तरह की बातें लिख दें जिससे भारतीय जनमानस गुलामी का शिकार हो गया। तीसरे परिच्छेद में कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज, कश्यप, इन राजाओं के बारे में विस्तार से बात की गई है। मैं संकेत इसलिए बता रहा हूं कि आप इन्हें पढ़ें। चौथे अनुच्छेद में वराह और हिरण्यकश्यप की बात की गई है और इस अनुच्छेद में एक दिलचस्प सवाल ज्योतिबा फूले पूछते हैं कि एक बात बताओ, खंभे से कोई व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है। यह सवाल ज्योतिबा फूले ने परिच्छेद 4 वराह और हिरण्यकश्यप के संदर्भ में पूछा कि खंभे से कोई व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है। परिच्छेद 5 में नृसिंह, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के संबंध में फिर से वही बात की और उसको विस्तार से कहा कि क्योंकि यदि वह खंभे से पैदा हुआ माना जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वो कैसे जिया होगा। बाद में किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर वो छोटे से बड़ा कैसे हुआ। शायद यह भी हो सकता है, लेकिन सृष्टि में इस तरह के कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ये कथाएं झूठ पर आधारित हैं जो आम शूद्र और अतिशूद्रों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। नृसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। आप जिनकी पूजा करते हैं, फूले उनके लिए ये सब लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों के जरिए आपने गुलाम बनाया। छठे अनुच्छेद में वराह को गलीच गैंडा कहते हैं और कहते हैं कि ये शक्ल ने, इस व्यक्ति ने किसानों को, मराठा किसानों को क्या दिक्कतें हैं इसकी कोई चिंता नहीं उन पुराणों में। और वराह जिस पर पृथ्वी इस तरह से लगा दिया गया कि वह पृथ्वी पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि बलि तो आम शूद्र अतिशूद्र राजा था और जहां जहां प्रसंग आया है वहां ज्योतिबा फूले ये कहते हैं कि चाहे राक्षस का प्रसंग हो, चाहे असुरों का प्रसंग हो, ये कृषक, कामगार, शूद्र अतिशूद्र थे और इन्हें क्या बना दिया गया, राक्षस, असुर। इस किताब के जरिए वो आपकी गुलामी को दूर करने की बात करते हैं। इसके आगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि 3 कदम में धरती नाप लिया वामन में। वामन की बात करते हुए ज्योतिबा फूले अपने इस परिच्छेद में कह रहे हैं कि उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलिराज को अपने कपट में, छल कपट में फंसा लिया और उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलिराज ने सीधेपन में दान दे दिया। दान का कवच मिलने के बाद भिखारी व्यक्ति आदमी बन गया और उसने सारी धरती और आकाश को 2 कदमों में नाप दिया। अब सवाल सुनिए ज्योतिबा का, इस गलीच गैंडे को, गलीच गैंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को नाप लिया था। तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई कई गांव और कई कई लोग दब गए होंगे और उन्होंने जाने कितने निर्दोष गांव वालों की हत्या कर दी होगी। दूसरी बात, उस गलीच गैंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा तो आकाश में बहुत सारे सितारे होने से एक दूसरे से वो सितारे टकरा गए होंगे। तीसरी बात, उस गलीच गैंडे ने अपने दूसरे कदम से अगर सारा आकाश हड़प लिया तो शरीर का, कमर का ऊपर का हिस्सा कहाँ रहा होगा।
ये सवाल है। मैं सवाल पूछते हुए इस प्रसंग में भागवत पुराण से लेकर के तमाम धार्मिक किताबों को ज्योतिबा फुले गुलामगिरी का वाहक बनाते हैं। 7वें अनुच्छेद में फिर से राक्षसों पर ब्राह्मणों की हिंसा की बात करते हैं, कृषक जातियों पर, शूद्र अतिशूद्र जातियों पर वंचना की बात करते हुए शिवाजी को याद करते हैं। इस अनुच्छेद को, 7वें अनुच्छेद को शिवाजी की वजह से आपको पढ़ना चाहिए। 8वें अनुच्छेद में परशुराम का जिक्र आता है। जी, वही परशुराम जिनकी मूर्ति बनाने के लिए आमादा कुछ नेताजी लोग वोट पाने के नाम पर फूले जयंती भी मनेगी और परशुराम जयंती भी मनेगी। ज्योतिबा फूले जिन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों को शूद्र कहा, दलित जाति के लोगों को अतिशूद्र कहा, और इन सब को मिलाकर के वो कहते हैं कि यह जो परशुराम था यह चांडाल, अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग इन जातियों के लोगों का शोषण करता था और उन्हें ऐसा नाम दे दिया जिनके नाम पर गालियां बनने लगी। इन्होंने कहा कि परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसकी मूर्ति बनाने वाले लोगों को पढ़ना चाहिए गुलामगिरी का 8वां परिच्छेद, जहां दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं कि युद्ध में लड़ने वाला वह एक दैत्य था और उसने क्षत्रियों का विनाश किया। परशुराम के लिए वो कहते हैं कि अगर तुम हो तो वापस आओ। 9वें अनुच्छेद में फिर से ब्रह्मा और जादू टोने पर कटाक्ष करते हैं, वेद मंत्रों पर कटाक्ष करते हैं, उससे मुक्त होने की बात करते हैं। 10वें परिच्छेद में शंकराचार्य पर सवाल उठाते हुए गौतम बुद्ध और बुद्ध के विचारों की हत्या करने वाला शंकराचार्य को ठहराते हैं। और उन्होंने क्या कहा, शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को कोल्हू में ठूंस कर मार दिया और उनके ग्रंथ जला दिए। इसलिए गुलामगिरी घर घर पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण कहते थे ज्ञान और पूजा संस्कृत में हो सकती है और संस्कृत में ही होनी चाहिए। 10वें अनुच्छेद में बता रहे हैं कि जैसे ही अंग्रेजी आई, ब्राह्मणों ने अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी में नौकरियां ली और पूरे पूंजी पर कब्जा कर लिया और शूद्रों अतिशूद्रों को पढ़ने तक नहीं दिया। 11वें अनुच्छेद में अधर्मी मदारी और कलम कसाई ब्राह्मणों को कहते हुए कहते हैं कि इन अधर्मी मदारियों और झगड़ालू पूर्वजों ने हमारे देश में दकियानूसी बातें फैलाई। सरकारों को ब्राह्मण परस्त होने से बचना चाहिए और शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। 12वें अनुच्छेद में जाते आते ये दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो 12वें अनुच्छेद, 13वें अनुच्छेद और 14वें 15वें अनुच्छेद तक आता है। और सारांश इसका अगर मैं बताऊं तो खेती बाड़ी, किसानी, मजदूरी, शिक्षा, शिक्षा पर खर्चा, शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम कैसे बनाए जिससे शूद्र अतिशूद्र ब्राह्मण की मानसिक गुलामी से दूर हों, अपने पुश्तैनी पेशे को लेकर सजग हों और अंग्रेज राज में किस तरह से अपना विकास कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन जो मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा कि सरकारी शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज आया है, हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए शूद्रों और अतिशूद्रों को अंग्रेजी राज के रहते ब्राह्मण और पुरोहितों से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति की बात मान लेनी चाहिए। भारतीय ज्ञान मीमांसा के अकादमिक संस्थानों ने ज्योतिबा फुले को अंग्रेज परस्त साबित किया कि वो अंग्रेजों के दलाल थे। अंग्रेजों की मुखालफत करने वाला ज्योतिबा फुले जैसा विचारक वो ये कहता है कि अंग्रेज हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन अंग्रेज चले जाएं और फिर से हजारों साल के ब्राह्मणों का गुलाम ये देश हो जाए। यह बात सजग करने के लिए वो कहते हैं शिक्षा ही मुक्ति देगी। गुलामगिरी के पहले अध्यायों में, पहले हिस्से में मिथकों से दूर होने की बात करने के बाद ज्योतिबा फुले आखिरी के परिच्छेदों में शिक्षा के जरिए मुक्ति की बात करते हैं। और परिच्छेद 16 में ब्रह्म राक्षसों के उत्पीड़न के अंत की घोषणा करते हुए कहते हैं कि जिस दिन 4 काम कर लोगे, शूद्रों को ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित इन सबको हर अपने सार्वजनिक काम से बाहर करना चाहिए। आज 150 साल बाद क्या हम ऐसा कुछ कर पाए हैं? यह सवाल है मेरा आज के युवाओं से। 4 बातें कहते हुए वो अपनी गुलामगिरी खत्म करते हैं कि हमें सभी किस्म के धार्मिक ग्रंथों का विरोध करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए और जो जबरदस्ती किसी को भी नीच समझने का आचरण करने लगते हैं
उस तरह के लोगों को आचरण का मौका देकर अपने अधिकारों को बदनाम नहीं होने देना चाहिए। सबको साथ मिलना चाहिए, एक एकाक की बात। तीसरी बात, जो गुलाम यानी शूद्र दास हैं वो अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय करें और अपना आचरण करें। इस बात का मुझे विश्वास होने पर मैं उनको केवल अपने परिवार के भाई की तरह मानकर उनके साथ प्यार से खाना पीना करूंगा, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाले हो। वैश्विक एका, गुलामों की, शूद्रों की, हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं, पाने के लिए सारा आकाश है। भारतीय संदर्भ में अगर कार्ल मार्क्स से बड़ा विचारक अगर मैं किसी को मानूंगा तो वो ज्योतिबा फूले। वो कहते हैं कि दुनिया भर के शूद्र अति शूद्र एक हो जाओ, और इस तरह से गुलामी से मुक्ति की बात करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जितने लोग मुक्त होंगे इस ब्राह्मणवादी शास्त्रीय धार्मिक कर्मकांडों से, अगर मानसिक तौर पर हम गुलाम हो गए तो हमें बराबरी की दुनिया बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए गुलामगिरी को घर घर पढ़ाने की जरूरत है। आज नई शिक्षा नीति के नाम पर आपके स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा पर खर्चा घटाया जा रहा है, रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, गौशाला बजट बढ़ाया जा रहा है, गंगा साफ करने का बजट बढ़ाया जा रहा है, कुंभ मेला का बजट बढ़ाया जा रहा है, स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी पैसे से गौशालाएं खोली जा रही हैं। अगर आज ज्योतिबा फूले होते तो आज गुलामों की बढ़ती हुई तादाद को देख करके चिंतित होते और कहते कि काश तुमने घर घर गुलामगिरी पढ़ ली होती तो अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आज के युवाओं को छोड़ दीजिए परशुराम, ब्रह्मा, वराह, मिहिर, मत्स्य। अगर आप राम मंदिर में चंदा देते हैं तो गुलामगिरी आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप स्कूल की बजाय मंदिर मस्जिद की लड़ाई में शामिल हैं तो गुलामगिरी आपके लिए है। अगर आप नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं कर रहे, अगर आप रोजगार के लिए चिंतित नहीं है, अगर आप शूद्र अति शूद्र बन करके ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों से मुक्त नहीं हुए तो गुलामगिरी आपके लिए है। आज भी प्रासंगिक है, घर घर में पढ़ी जानी चाहिए। इसलिए आज पाठशाला के पहले हिस्से में मैं आपसे परिचय कराया गुलामगिरी से। उम्मीद करता हूं कि ज्योतिबा फूले भारतीय पुनर्जागरण की जो मशाल, जो क्रांति ज्योति गुलामगिरी के आधार पर जला गए हैं, उसे मध्यम पड़ता देख हमारी पीढ़ी के नौजवान, हमारी पीढ़ी के युवा फिर से उस मशाल में अपने ज्ञान और विवेक का तेल डालेंगे। आग जलेगी और उसमें न्याय और बराबरी का समाज हम बनाने में सफल होंगे। आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय की पाठशाला। आपको ये पाठशाला कैसी लगी? अपनी टिप्पणी, अपने सुझाव और सलाह जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।